नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, हमारे परिसर में टावर 6 से जो कोरोना पेशेंट थी वो अपने घर स्वकुशल वापस आ चुकी हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। हम आगे भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आगे भी ऐसे ही स्वस्थ और सुरक्षित रहें। उनके परिवारजनों की बाकी लोगों की रिपोर्ट्स अभी तक हमारे पास नहीं आई है। उससे संबंधित सूचना हम आपको शायद कल तक दे पाए। टावर 6 की सीलिंग से संबंधित भी अभी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है। प्रशासन कल इस पर निर्णय लेगा कि सीलिंग रहेगी या नहीं। मिलते ही आप तक आपके समक्ष रखेंगे। आपको बता दें, उनकी आखिरी की दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। इसी बेस पे कोई भी हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी तैयार करता है और पेशेंट को डिस्चार्ज मिलता है। तो हमारी ये मित्र स्वकुशल अपने घर पहुंच चुकी हैं। अब आते हैं हमारे उस खंड में जिसमें हम अपने रिप्यूटेड डॉक्टर से अपने मित्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न रखते हैं और वो उनके उत्तर लेकर हमारे समक्ष आते हैं। हम अपने डॉक्टर्स का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आज कोरोना के दौर में वो अमूल्य समय निकाल करके हमारे कंफ्यूजन्स दूर कर रहे हैं। हमारे इस लड़ाई में हम जब निराश और हताश बैठ रहे हैं और कंफ्यूजन के साथ घिरे हुए हैं, तो वो अपने समय के साथ हमारे प्रश्नों के उत्तर दे करके हमें बहुत हद तक रिलैक्स्ड कर रहे हैं। आज हमारे सारे साथ हैं हमारे ही परिसर के डॉक्टर हिमेंद्र सिंह। ये सीनियर कंसल्टेंट सर्जन है मैक्स हॉस्पिटल में। इनसे हमारा प्रश्न है कि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण क्या है और किन लक्षणों से पता चलता है कि पेशेंट पूर्णतः क्योर हो चुका है। आइए देखते हैं क्लिप। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमेंद्र सिंह, सीनियर कंसल्टेंट सर्जन मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, आपसे कोरोना महामारी के मुख्य लक्षण, इसका प्रोग्रेशन और कब हम इसको ठीक घोषित कर सकते हैं मरीज को, उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। कोरोना महामारी के लक्षण किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ आने से, खांसने से, छींकने से या कभी-कभी उसके द्वारा छुई हुई वस्तुओं को छूकर आँख, नाक, कान इत्यादि को छूने से हो सकते हैं। आमतौर से काफ़ी मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं होते, जो कि एक भयावह स्थिति है। कोरोना के ज़्यादातर लक्षण संक्रमित व्यक्ति के साथ आने के बाद 5वें-6ठे दिन शुरू होते हैं, जो कि आमतौर से तेज बुखार, सूखी खांसी, बदन में दर्द और सांस फूलना होते हैं। मरीज को शारीरिक दर्द और कमजोरी भी महसूस होने लगती है। यूँ तो बहुत तरह के लक्षण और भी होते हैं, परंतु ज़्यादातर ये लक्षण 7वें, 8वें या 10वें दिन तक बहुत तीव्रता ले लेते हैं। मरीज की सांस अत्यधिक फूलने लगती है और बहुत ज़्यादा कमजोरी और उसका ब्लड प्रेशर फॉल होने लगता है। ऐसे मरीजों का इलाज केवल अस्पताल में ही संभव है। अगर ये मरीज इलाज के बाद अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं और इनके 2 RT-PCR टेस्ट, जो कि एक तरह का स्वाब टेस्ट है, 24 घंटे के अंतराल पर किए जाएं और निगेटिव हो, और तभी हम इस तरह के मरीजों को क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए घर भेजते हैं। इस बीच में अगर कोई और लक्षण नहीं डेवलप होते हैं, मरीज पूर्णतः अपने को स्वस्थ महसूस होता है और आखिरी बार 14 दिन के बाद जब उसका स्वाब टेस्ट नेगेटिव आता है, तभी हम मरीज को दूसरे लोगों से मिलने जुलने की इजाज़त देते हैं। धन्यवाद। अब हमारे समक्ष है डॉक्टर दिनेश कपिल। इन्होंने MBBS और MD एम्स से किया है। ये बहुत ही जाने माने रिप्यूटेड सीनियर पीडियाट्रिशियन है। इनके समक्ष हमारे 2 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष डॉक्टर साहब कि कोरोना संक्रमित पेशेंट के कितने टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट डिफरेंट है एक दूसरे से या एक ही तरह के टेस्ट हैं? कोविड-19 जो एपिडेमिक चल रहा है, उसमें 2 प्रकार के टेस्ट यूज हो रहे हैं। एक है RT-PCR और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR
वायरस के जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट करता है और ये दर्शाता है कि पेशेंट के अंदर डायरेक्ट वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं। ये टेस्ट थ्रोट, नोज के स्वाब से लिया जाता है और करीब 4 से 6 घंटे, कभी कभी 1-2 दिन लगते हैं इसको रिपोर्ट देने में। दूसरा टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि ब्लड से किया जाता है और ये दर्शाता है पेशेंट का रिस्पॉन्स। इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हुआ है तो इन्फेक्शन जो रिजल्ट करता है कि एंटीबॉडी, पेशेंट एंटीबॉडी बनाता है, तो उसको टेस्ट किया जाता है। ये इनडायरेक्ट टेस्ट है, लेकिन पेशेंट के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज सभी के लिए सिर्फ RT-PCR ही यूज होता है। एंटीबॉडी टेस्ट एपिडेमियोलॉजी के लिए होता है, ये पेशेंट के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए नहीं किया जाता। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष डॉक्टर साहब कि यदि किसी कोरोना संक्रमित पेशेंट का पहला टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और आगे के 2 टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका आशय क्या है? ये जो कोविड-19 का एपिडेमिक चल रहा है, इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग तरह के पेशेंट हैं, कोई पेशेंट एडमिटेड है, कोई बहुत सीरियस है, कोई ICU में है और बहुत सारे घरों में ही है, मतलब इनको ट्रीटमेंट के लिए एडमिट नहीं किया गया है और कुछ है जिनको कोई सिम्टम ही नहीं है। एक सेट ऑफ पेशेंट जिसमें थोड़े बहुत सिम्टम है या नहीं भी हैं, जिसमें पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और उसके 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद दूसरा टेस्ट नेगेटिव आता है और उसके 1-2 दिन बाद एक और टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले टेस्ट में पेशेंट में के अंदर वायरस प्रेजेंट था और अगर पेशेंट वैसे भी रिकवर हो रहा है, वैसे भी सिम्टम इम्प्रूव हो रहे हैं और 2 बार टेस्ट उसका नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है पेशेंट रिकवर हो रहा है और उसके अंदर प्रोबेबली वायरस क्लियर हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स को अगर क्वारंटाइन किया हुआ है तो डिस्चार्ज के लायक समझते हैं, अगर उसका 14 डेज पूरा हो गया क्वारंटाइन, तो एक तरह से रिकवरी के ये एविडेंस है। अब आपके समक्ष रखेंगे स्वराज एक्सप्रेस की एक ऐसी वीडियो जो हमें यह एहसास दिलाएगी कि इतिहास में भी ऐसी कई बार महामारियां हमारे समक्ष आईं, इंसानों ने एकजुट होकर हिम्मत दिखाई और इन बीमारियों के ऊपर आकर के जीवन को फिर से शुरू किया। विश्व में कई बार ऐसी महामारियों का आतंक हमें झेलना पड़ा है। इस वीडियो से हमें हिम्मत मिलेगी कि हम कैसे इस बार फिर इकट्ठे होकर के इंसान की मदद करें, एक साथ हाथ बढ़ाए, हिम्मत बटोरे रहे, अपने आप को कभी भी निराश और हताश न समझे। आज के इस दौर में जब हमको अपना भविष्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद की जिंदगी क्या होगी, कोरोना संक्रमण किस सीमा पे होगा, उसका चरम क्या होगा, वो कब डाउनफॉल में जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस अभी अंधकार में हैं। हमें इस वीडियो के जरिए वो हिम्मत मिलेगी कि हम कैसे एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करें और पॉजिटिविटी को बनाए रखें, अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं स्वराज एक्सप्रेस की ये एक उम्दा वीडियो। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगी। आपकी और अपनी अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं प्रियंका सिंह विदा लेती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। नमस्कार, नॉस्टैल्जिया में आपका स्वागत है। आइए आपको उन कहानियों के बारे में बताते हैं जो जानना जरूरी है। ना महामारियां नई हैं और ना ही उनसे लड़ने का जज्बा। इंसानी जज्बे की जिजीविषा से दुनिया न सिर्फ कायम है बल्कि हमेशा रफ्तार से आगे बढ़ती रही है। 1918 के स्पेनिश फ्लू के दौरान भी इंसानी हिम्मत की ऐसी ही कई कहानियां सामने आई। आइए कुछ कहानियों के बारे में आपको बताते हैं।
चलते हैं आज से 100 साल पहले, साल 1918, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर। स्पेनिश फ्लू ने पूरे न्यूजीलैंड में कहर मचाया था। महज 8 हफ्तों के अंदर 8000 लोगों की मौत हो गई थी। तब सरकार ने आनन फानन में एक फैसला लिया। यहाँ के चीफ पोस्ट ऑफिस में एक बड़ा चैम्बर बनवाया गया। ये एक इनहेलेशन चैम्बर था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रचारित किया कि इस चैम्बर में जिंक सल्फेट है, जिससे वायरस मारने में मदद मिलती है और फेफड़ों की सूजन में आराम मिलता है। फिर क्या था, सैकड़ों लोग यहाँ रोज लाइन लगा कर आने लगे। लोगों को लगा कि उन्हें अब फ्लू नहीं होगा। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि जैसा सरकार बता रही थी, दरअसल वैसा था नहीं। इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले कि इस चैम्बर से असल में कोई फायदा होता था या नहीं। दरअसल बाद में सरकार ने भी इस बात को माना कि डर और अफरा तफरी के माहौल में लोगों में यह एहसास पैदा कराना जरूरी था कि वो बीमार नहीं होंगे। लोगों में जिंदगी और फ्लू के इलाज को लेकर पॉजिटिविटी आए, इसीलिए ये चैम्बर बनवाया गया था। एक वाकया है अमेरिका का भी। इतिहासकार नैन्सी ब्रिस्टो जब स्पेनिश फ्लू को लेकर रिसर्च कर रही थी तो उनके हाथ उम्मीदों का एक पिटारा लगा। दरअसल उनके हाथ फ्लू के दौरान मरीजों की तीमारदारी करने वाली नर्सों के बेशकीमती खत लगे। ये वो नर्सें थीं जिन्होंने संक्रमित होने का जोखिम उठाते हुए इस महामारी को खत्म करने में जान की बाजी लगा दी थी। विश्व युद्ध में नर्सों की ज्यादा मांग थी। कुछ लोगों के पास उनकी देखभाल के लिए कोई महिला रिश्तेदार नहीं थी या उनके परिवार में खुद महिलाएं ही बीमार थी। ऐसे में नर्सों ने घर घर जाकर स्पेनिश फ्लू के मरीजों की देखभाल की। हम सब जानते हैं कि स्पेनिश फ्लू ने उस वक्त अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कहर बरपाया था। महामारी को देखते हुए आर्च बिशप ने ननों को नर्सों के तौर पर काम करने का फरमान सुनाया। लगभग 2000 नन बिना मेडिकल ट्रेनिंग के ये काम करने के लिए राजी हो गईं। लोगों की जान बचाने को तैयार हो गईं। शहरों में फ्लू के चलते हो रही बेतहाशा मौतों को कंट्रोल करने के लिए इन ननों ने 12 घंटे की लंबी शिफ्ट में मरीजों का ध्यान रखा। इसीलिए बाद में फिलाडेल्फिया के मेयर ने एकाएक नर्स बनी ननों का शुक्रिया किया। उन्होंने माना कि इससे पहले कभी भी इस तरह का दान या आत्म बलिदान नहीं देखा गया। अब बात करते हैं भारत की। कहते हैं कि आपदा में सब एक हो जाते हैं। इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। उस वक्त बीमारी से मोर्चा लेने के लिए कई एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद से सामने आए। उन्होंने समूहों में कैंप बनाकर लोगों की मदद करना शुरू की। पैसे इकट्ठा किए, कपड़े और दवाइयां भी बांटी। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार शायद देखने को मिला जब पढ़े लिखे लोग और समृद्ध तबके के लोग गरीबों की मदद करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आगे आए। ये तो बात हुई इंसानियत की, इंसानी जज्बे की। एक लड़ाई विज्ञान ने भी लड़ी। 1918 में स्पेनिश फ्लू का वायरस विज्ञान के लिए नई चुनौती थी। जब फ्लू आया उस वक्त न मेडिकल टेस्ट हुआ करते थे और ना ही किसी तरह की कोई वैक्सीन मौजूद थी, ना ही थी कोई एंटीबायोटिक्स। स्पेनिश फ्लू ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को समझाया कि इन्फेक्शन के लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं होता और ना ही किसी को अलग थलग कर देना इलाज है। 1920 में दुनिया भर की कई सरकारों ने सामाजिक चिकित्सा यानी सोशलाइज्ड मेडिसिन के कॉन्सेप्ट को अपनाया। रूस पहला ऐसा देश बना जिसने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अपनाया और इसके नक्शो कदम पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी चल पड़े। उधर अमेरिका ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने नौकरियों के आधार पर बीमा योजनाओं को तरजीह दी। इसका सिलसिला शुरू हुआ था साल 1930 में, लेकिन ये साफ है कि सभी देशों ने स्पेनिश फ्लू के बाद ही हेल्थ केयर सिस्टम पर ध्यान देना शुरू किया था। ये महामारी का ही अंजाम था कि साल 1920 में कई देशों ने स्वास्थ्य मंत्रालय बनाए थे। अगर नई चुनौतियां बहुत कुछ सिखाती हैं, तो इतिहास भी काफी कुछ सिखाता है, बशर्त है हम उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। आपको आगे भी ऐसी ही कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।